तो अपन पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अपन ने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? v1 प्लस v2/2। लास्ट आंसर ये आया था अपना। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते, फिर देखते क्या है। ठीक है, तो मान लो एक इंसान है, इस इंसान का नाम है ठीक है मतलब एक जनरली स्केटर, स्केटर को बोलते हैं, मूवी पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, स्केटिंग। ये यहां से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन इसको एक जन ने फोर्स, हवा इधर चल रही है उसके वजह से एक्सेलरेशन इधर लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, कांस्टेंट है। तो बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। हवा चल रही हो। फील कर पा रहे हो तुम? एक जन ने उसको धक्का दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, वहां से हवा चलने लग गई। हाँ, 7 मीटर, 4। फर्स्ट 4 सेकेंड्स में अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इट मींस कि हर सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी कम कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। तो देखा जाए तो हवा हवाई अगर यहां है, तो 1 सेकंड बाद हवा हवाई कहां रहेगी? यहाँ। सही है गलत? तो उसकी वेलोसिटी 3। अगले सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। मतलब हवा हवाई 0 स्पीड पे कब जाएगी? 2.5 सेकंड में। नहीं समझ में आ रहा? 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में 4। तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड 0 कितने सेकंड में होगी? 2.5 सेकंड में। फील आया क्या? मतलब ये हम सोच सकते हैं कि यहां से ये जा रही है और फिर ऐसे आ रही है। तो देखो, मैं तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करता एक्सेलरेशन से, अपने को 4 सेकंड में बात करनी है। तो मान लो 2.5 सेकंड में 0 हुई, t=5/2 सेकेंड्स। तो यहां पे v क्या है? 0। यहां पे v क्या है? 0। यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां पे v 0 है, अगर यहां पे v 0 है, तो वापस आधे सेकंड में कितना स्पीड बढ़ेगा? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब अभी तक कितने सेकंड हो चुके? 1, 2, आधा, 2.5 सेकंड हो चुके। अपने को 4 सेकंड की बात हुई है। आधा, फिर 1। तो मतलब ये यहां पे आएगी 4 चौथे सेकंड में। सही है गलत? और उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड रहेगी इस डायरेक्शन में। थोड़ा फील आया क्या? नहीं आ रहा? पक्का? या तो आप सीधा ऐसे भी कर लो, v=u+at। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये है 5 - 2 × 4 -3 मीटर पर सेकंड। सही है। और फाइनल वेलोसिटी 0 कितनी देर में होती है? माइनस, तो t=5/2 सेकेंड। फॉर्मूला लगा के भी पढ़ सकते हो और फील से भी कर सकते हो। सही है, फील से करो तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब मुद्दा यह है कि
डिस्टेंस बच्चे जनरली ये वाला पाथ गिनते हैं। मैं कैसे गिनता? अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, सही है, मैं कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करता, ध्यान से समझना। मुझे अगर मालूम है इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, सही है गलत? अब तुम ऑब्जर्व करोगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है गलत? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहां तक उसका v कितना है? 0। तो देखो 0 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू, तो 25/4, मतलब 6.25 मीटर। गलत बोला क्या? गलत बोला। अब देखो वापस इधर आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल हमें 0 पता है, कितना है? फाइनल है 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू एस, तो एस इज इक्वल टू क्या? 9/4। गलत बोला क्या? मतलब यहां से यहां 25/4, तो यहां से यहां 9/4, तो 9 प्लस 25 34/4, 34 मतलब 17/2, मतलब टोटल डिस्टेंस 8.5 मीटर्स। डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्या पूछा मैंने? डिस्टेंस। और लोगों ने कैलकुलेट किया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस पूरा है, डिस्प्लेसमेंट इतना है। गलत बोला क्या? बोलो। गलत बोला क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? पक्का समझ में आया यहां तक? अपन ने एक बार यहां से यहां तक सॉल्व किया, फिर यहां से यहां तक सॉल्व किया, ठीक है? मैं उसको डायरेक्टली भी वैसा कर सकता था, मेरे को मतलब बहुत सारे तरीके हैं, इसको यहां से यहां तक सॉल्व कर लो, फिर इतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, इससे इतना माइनस कर लो, फिर उतना इसको प्लस उसको, सिर्फ एडिशन ही तो करनी है। देखो मैं अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता, मुझे यहाँ की स्पीड पता थी 3 मीटर पर सेकेंड, और मुझे ये डिस्टेंस पता था 6.25, तो मैं इसको इससे माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल लेता था। तो मेरे को यहां से यहां पता है, फिर इतना पता है, खत्म। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? चल देखो, अब आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या आता है टर्म? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। कभी भी डिस्टेंस 0, अगर कभी भी डिस्टेंस अगर निकालने बोले और 1D की बात करें, तो एक कंसेप्ट लिख लेना। अगर हमें कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोले 1D मोशन में, तो आपको यह देखना है जिस टाइम इंटरवल में आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल में कहीं पे भी अगर वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यू शुड चेक दैट पॉइंट, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन बदल रही है। या तो डायरेक्शन बदलेगी, या तो 0 होके फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, सही है ना? तो ये आपको पहले चेक करना है कि किसी भी इंटरवल में अगर हमें कोई पूछ रहा है कि साहब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आपको उस इंटरवल में पहले चेक करना है कि क्या उस इंटरवल में वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं। नहीं हो रही है तो फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 1D मोशन में, सही है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन, इसको SN बोलते हैं। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है? मान लो ठीक है, तो अगर ये ट्रेवल कर रहा है u स्पीड से, ठीक है? u है इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन है इसका, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा?
लॉजिकली समझना, क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग बनाया जाता है क्योंकि तुम उससे जुड़ो। सिंपल, कंसेप्ट मत बोलो, उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट को छोड़ के भाग रहे होंगे, nth सेकंड मतलब अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मोशन, थोड़ा सा फील करो इस कंसेप्ट को। अगर ये कंसेप्ट फील हो रहा है तो बाकी सारे क्वेश्चन तुम ऐसे ही उड़ा दोगे। अगर कोई भी मोशन स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड मतलब कौन सा टाइम इंटरवल? 0 से 1। मतलब हम ये बोलते हैं क्या फर्स्ट सेकंड मतलब 1 से 2? बोलो, कभी भी हम ऐसी बात करते हैं क्या फर्स्ट सेकंड मतलब 1 से 2? कभी भी बात नहीं करते हम। फर्स्ट सेकंड मतलब मोशन स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 और पहला सेकंड होने तक ये पार्ट जो कंप्लीट हुआ वो कौन सा वाला सेकंड है? फर्स्ट सेकंड। और थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3। सही है गलत? गलत बोला क्या कि सही बोला? nth सेकंड मतलब n माइनस 1 से तो n तक। फोर्थ सेकंड मतलब t इक्वल टू 3 से 4। फोर्थ सेकंड की बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1, सेकंड सेकंड मतलब 1 से 2, थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3, फोर्थ सेकंड मतलब nth सेकंड मतलब, करेक्ट। यहां तक बात समझ में आई? nth सेकंड की बात हो रही है तो मैं क्या करता, यहां से देखना, nth सेकंड मतलब n माइनस 1 से n सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। सही है? तो अगर बात हो रही है तो n सेकंड्स की बात हुई तो nth सेकंड। सही है? तो क्या होगा डिस्टेंस? यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट? ut, t तो n है ना, प्लस हाफ a n स्क्वायर। बोलो सही है गलत? सही बोल रहा है या गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब अगर मैंने इसको Sn बोला, Sn, Sn नहीं बोल सकते इसको, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, मतलब ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। सही है? और अगर मैंने यहां से यहां तक अगर जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को, तो ये वाले पार्ट को मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड्स। सही है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। तो दिस इज द डिस्टेंस या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth second. This is the displacement in nth second. सबको समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने क्या किया, Sn, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स, n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है? u इंटू एन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। बोलो करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स और माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई? देखो ना, तो इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो un और un कैंसल आउट हो जाएंगे। देखो un माइनस un, फिर माइनस u माइनस 1 प्लस u, तो हम सीधा बोल सकते u हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? राइट और रॉन्ग? सही है? अगर ऐसा है तो अगर हम इसको ओपन अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को हम सीधा बोल सकते हैं u प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। बोलो
गलत बोला क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या ऐसे ही निकाल सकते हैं? बोलो। हम्म, करो कैलकुलेट। सही है गलत? समझ में आ गया? nth सेकंड। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया क्या? कि अगर मेरे को फोर्थ सेकंड में बात करना है तो t इक्वल टू 4, 3 से t इक्वल टू 4 के बीच में बात कर रहा हूं। सही है? अब देखो नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं तो अगर इसका एक क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक आता है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जनरल, एक चीज को अगर हमने ड्रॉप किया, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। मैं जनरली ये क्वेश्चन कभी फॉर्मूला बेस्ड करवाता नहीं, फॉर्मूला बेस्ड कर लो तो कोई हर्ष है भी नहीं। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड मतलब सीधा हम लिख सकते डिस्प्लेसमेंट इन 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2। हम सीधा बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इज 3 मतलब u इक्वल टू 0 है और हाफ जी टी स्क्वायर है। हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 जी मतलब 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या है? 25 मीटर है। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या है? 25 मीटर। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम एस एन का फॉर्मूला लगाए, u प्लस हाफ 2n-1 इंटू जी। एक्सेलरेशन तो जी है ना? g should be taken positive because it is acting in the direction of motion। सही है? तो u तो 0 ही है, प्लस हाफ 2 इंटू 3 -1 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा? 50/2, 25 मीटर। तुम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? इसका बहुत सही तरीका बताओ, एक मस्त शानदार क्वेश्चन। करो, कॉपी कर लिया? चलो इधर देखो, नेक्स्ट। यही क्वेश्चन है, सिंपल है। यही सेम क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड इज 10 ले लो, 50 मीटर ले लो, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इफ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, इट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड इज 50 मीटर्स। फाइंड हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन तो कई बार देखा होगा तुमने, या आगे देखोगे। देखा? अब इसको करते कैसे ये बात याद रखना, ठीक है? इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टी इक्वल टू, ये एन की वैल्यू है, एन है ना?
मान लो हमें ये थोड़ी पता कि एन इंटीजर ही है, कुछ भी हो सकता है। 5.5 सेकेंड्स। तो हमको बात उसने क्या की, लास्ट सेकंड। तो अगर 5.5 सेकंड अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं? 4.5 सेकंड से तो हम कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं? 5 सेकंड से तो हमें एन के जगह पे ये लेना पड़ेगा। गलत बोला या सही? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? एन के जगह पे ये लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां एनएच सेकंड की बात हो रही थी। तो एन माइनस वन इज, अगर एनएच सेकंड 10 है तो एन माइनस वन इज 9। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी करे तो ड्रॉप इक्वल टू करके 50 करो, या तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। एन एच सेकेंड माइनस हाफ जी एन माइनस वन। गलत बोला क्या? एन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इज इक्वल टू 50। गलत बोला तो बताना। तो क्या ये कैलकुलेट जीरो किया गया? एन स्क्वायर माइनस 10। तो हम सीधा बोल सकते हैं ये क्या है, 2n-1 इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 11/2। अरे इत्तफाक 5.5 सेकेंड। मेरे को मालूम नहीं था, हाँ? इत्तफाक ही है, ये 5.5 सेकेंड आया। ठीक है, तो अगर 5.5 सेकेंड आ रहा है तो अब हाइट ऑफ टावर हम निकाल सकते हैं। हाफ इंटू 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। सही है ना? डिस्प्लेसमेंट टोटल इतने टाइम में जो है वही तो हाइट ऑफ टावर है। सही है ना? ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन बुर्ज खलीफा, उस पर खड़े नहीं रह सकते सीरियसली। अगर कभी आप बुर्ज खलीफा पे जाओगे दुबई में, ठीक है, तो मैं पर्सनल व्यू या मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कभी मत जाना। कुछ भी नहीं दिखता। बस 124 और 125 फ्लोर पे वहां पे आपको लोग जमे हुए दिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखता। इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन जब भी बनते ना, इफ हाइट टावर, मेरे को मतलब बहुत गुस्सा आता। ठीक है, चलो, हो गया यहां तक? समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी पे करे, मेरे हिसाब से तो तुम समझ होंगे। हम्म। अब लिखो मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट हेडिंग, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका सबसे मेन लॉ है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट में पढ़ाया जाता है, बिकॉज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी कंसीडर करते और जी हम 9.81 लेते, पर हम हमारे कैलकुलेशन या मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए हम 10 ले लेते, और हकीकत में उसकी वैल्यू क्या है? 9.81। अगर कहीं पे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन आता है तो जी आपको 9.8 ही लेना है, अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में बाजू में बहुत बड़ा ब्रैकेट बना के ये ना दे दे कि जी इक्वल टू 10। अगर उसने ये नहीं दिया तो तुम्हें क्या माननी है? जी की वैल्यू 9.8, ये मैंडेटरी है। सही है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन जी, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक मेरी बात समझ में आई? पक्का? कॉपी करो। और इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम सीधा निकाल सकते हैं सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ठीक है, अगर हमने ऐसी बात की, मान लो सुनो, कि अगर मैंने बोला, एक जनरल ये कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है,
10 तक सबने ग्रेविटेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर फोर्स डिवाइड बाय इट्स मास मतलब हम पे लगने वाला एक्सेलरेशन। अगर हम पे फोर्स लग रहा है, जैसे मेरा मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो उस वो मास की वजह से मुझे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा? मेरा मास डिवाइड करूंगा मैं Gm2 बाय आर। गलत बोला या सही? अगर उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिस्टेंस बदला तो मेरे पे एक्सेलरेशन बदलेगा या नहीं? नहीं आ रहा कंसेप्ट समझ? देखो देखो, ये ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये फिक्स्ड है। ये ऑब्जेक्ट है m2 मास का, इनके बीच का डिस्टेंस r है। इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा? फोर्स लग रहा है G m1 m2 अपॉन, सही है गलत? अगर इस पे फोर्स लगने वाला ये है तो इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है Gm2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हम हमारे ऊपर अगर निकाल रहे हैं तो हम हमारे पे लगने वाले फोर्स से हमारा ही मास डिवाइड करते हैं कि पड़ोसी का? हाँ, खुद का मास डिवाइड करेंगे या पड़ोसी का? खुद का ना। तो इस मास के वजह से हम पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो Gm2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियरली समझ में आई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? Gm1 अपॉन आर स्क्वायर, यहां तक क्लियरली समझ में आया? अगर ऐसा है तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके आया m2 को, तो क्या एक्सेलरेशन बदल रहा क्या? क्यों? डिस्टेंस बदल गया। और मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हमने 10 तक को भी याद किया जाए तो हमने ये देखा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं पॉइंट समझे? एक्सेलरेशन जी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते ना, जबकि अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस हर वक्त फ्री हो रहा है। अर्थ का रेडियस क्या मानते हम? 6400 किलोमीटर्स। मतलब समझ में आ रहा है? 6400 किलोमीटर्स मतलब 64 लाख मीटर। इतने डिस्टेंस के सामने हजार एक मीटर मैटर करता क्या? मान लो तुम्हारे अकाउंट में, मैं कैसे फील करता है इसको देखना। तुम्हारे अकाउंट है, एक इमेजिनरी अकाउंट, उसके अंदर दो टाइप के रुपए हैं। एक अकाउंट में ये रुपए है, ठीक है, एक अकाउंट में ये रुपए है। बताओ, ऊपर के अकाउंट में कितने रुपए है? हाँ, अगर तुम्हें इसमें ये अकाउंट में से ऊपर ऊपर से पैसे बताना है तो तुम कितने बताओगे? 64 लाख। सही है ना? ये 1000 रुपए कम रहो ज्यादा रहो, तुम 64 लाख का फिगर को डगमगाते नहीं। तो 1000 मीटर मैटर कर रहा क्या? मतलब इतने बड़े अमाउंट में 1000 मीटर का, 1000 रुपए का क्या रोल है? अगर मान लो तुमको किसी ने बोल दिया कि तेरे दोस्त को मैंने 64 लाख 1000 रुपए की सैलरी दी है पर ईयर, और तुमको दे रहा हूं 64 लाख क्योंकि तू थोड़ा कम काम कर रहा है, तुम क्या बोलोगे? मेरे तरफ से भी और 1000 रख। पक्का चलने दे। कोई दिक्कत है? तुम 64 लाख के सामने 1000 रुपए का वैल्यू कर रहे हो क्या? देखना, ऐसे चीजें होती है फील। जब हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं ना, तब हमको ऐसे चीजें समझना चाहिए कि अगर मान लो अर्थ के सेंटर का रेडियस 64 लाख मीटर है ना, 6400 किलोमीटर हम बोल रहे तो, हाँ, तो उसके सामने अगर हम 1000 मीटर ऊपर भी उठ जाए तो क्या बोलेगा? इतना वेरिएशन दिखाता ही नहीं, बोले मैं 1000 2000 मीटर में, तो हट। वेरिएशन कब आएगा यहाँ पे?
जब ये वन थोड़ा सा यहां आने लगेगा, 10-1 हजार मैटर करते भाई साहब, है कि नहीं? 5 हजार भी मैटर करते। 5 हजार रुपए हमारे लिए बड़े, एक बार के 1,000 रुपए नुकसान या 5 हजार, तुम्हें किसमें दुख होगा? दुख तो हमें सर दोनों में ही होगा। हमारे पास कौन से 64 लाख है? रहते तो फिर सोचते ना, ये तो अकाउंट ही इमेजिनरी है। गलत बोला गया। तो यहां से बेसिकली अप्रोक्सीमेशन का फील आता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पैसों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। तुरंत कंसेप्ट तुम समझते हैं, हाँ ये दिल को छू गया हमारे। फील आया अप्रोक्सीमेशन का? तो ये दोनों रुपए के इसमें अगर मान लो यहाँ पे 2,000 रुपए भी रख दो, तभी तुम क्या बोलोगे? हाँ ठीक है। बोला ना, जज्बात जुड़े हुए रहते, तुरंत हमें समझ में आता है। ये गलत हो रहा है। 6 करोड़। मैं जब तुम्हारे जितना था ना, तो मैंने ये रट रखा था, कोई भी नंबर के आगे 7 जीरो मतलब हम करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब वी कैन डाइजेस्ट, हमको लाख में हम इजीली बात कर लेते, 10 लाख में हम थोड़ा सा हाँ ठीक है, करोड़ में तो याद ही रखना पड़ता ना, इतने रुपए कहीं दिख जाए गलती से। लेने के लिए भी 2-3 लोग लगेंगे। समझ में आ रहा है? हो गया यहां तक बात समझ में आ रहा है कि ये दो चार को तो हम मैटर ही नहीं करते, तो इसलिए हम बोलते हैं जी की वैल्यू, इसका मैं तुमको आसानी से प्रूफ भी दे सकता, पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए बस मैं इतना बता रहा कि अर्थ से 1,000-2,000 मीटर तक हम जी को कांस्टेंट मानते, बिकॉज अर्थ की रेडियस वो डिस्टेंस के सामने बहुत बड़ी है। समझ में आया? पर हर एक वक्त जी कांस्टेंट है, ये जरूरी है क्या? तो अगर ऐसा कहीं आता है 1,000-2,000 मीटर, मतलब 1-2 किलोमीटर तक अगर हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वी कैन कंसीडर जी टू बी कांस्टेंट, मतलब उसका वेरिएशन बहुत कम आता है, तो हम लगभग कांस्टेंट ही मान लेते हैं। इसलिए हम मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं, जो ग्रेविटेशन के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से लगती है। नहीं आ रहा? अब सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? देखो तुमको सब आता है, तुम्हें सिर्फ टर्मिनोलॉजी रिलेट करते नहीं आती। जैसे मैं क्या करता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे सिर्फ इतना डेफिनेशन पता है कि ऐसा होता है। अब इतना सब याद रखेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहां है, ये डिस्टेंस आती है, मेरे को इतना तो बनाते आता, मेरे को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं जीवन में। अगर एक यहां पे, ठीक है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा, मान लो इसका मास बहुत छोटा, ये मास ऑफ अर्थ, कोई भी बॉडी कितने भी डिस्टेंस पे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर क्या लग रहा है? मान लो इसका नाम चंपक, सही है? अगर बताओ, धरती चंपक पे ज्यादा फोर्स लगाएगी या चंपक धरती पे? सर मेरे पे जितना फोर्स लग रहा, मैं भी उतना ही धरती पे लगा रहा, आपको मालूम है? आई हैव सो मच पावर, आई हैव सो मच पावर की, मतलब समझ रहे हो? तो उसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि धरती तेरे पे बहुत छोटा फोर्स लगा रही है। ज्यादा भुदक मत। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीज, आप एक चीज समझो कि इसके ऊपर धरती की वजह से फोर्स लगने वाला कितना है? Gm अपॉन RE का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इस पे कितना है? Gme स्क्वायर, इसको ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हम निकालते तो 9.8। फील आया? ये है वो एक्चुअल कंसेप्ट, इसकी वैल्यू आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
फील आया क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? और यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बेसिकली हम पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके डिवाइड बाय हमारा मास किया, तो वही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? सोच के देखो। अब मान लो यहां से किसी ने इसको ऐसे चुटकी मारी, ये यहां पहुंच गया एच हाइट। अब इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लग रही? और एच बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में, तो आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। समझ में आ रहा है? पक्का? लिखा मैंने सही है? मैं ही भूल गया था, ये मेरी आदत है। सही है? तो यहां पे ये चीज आपको समझना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हैं, पर एक कुछ लिमिटेशन है उसके। लिमिटेशन ऐसी है कि 1000-2000 मीटर पे, उससे ज्यादा हमको मानना है क्या? नहीं। अगर उससे ज्यादा मानना है तो आपको ग्रेविटेशन आगे टॉपिक आएगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से आप करते, आप कभी भी वो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और प्लस एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हर जगह पे वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर मान लो किसी ने ऐसा कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने दे दिया 7000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब सर 5 सेकंड में खाऊंगा। गलत बोला क्या? 7 किलोमीटर पर सेकंड, इसमें आप काइनेमेटिक्स लगा दो सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आ रहा है उसका हाइट कितना है? फील आ रहा है क्या थोड़ा सा? अगर उसको गलती से उसकी हाइट कितनी जाएगी देखो थोड़ा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर 7000 का स्क्वायर अपन 2 इंटू चिंती 10, 7000 डिवाइड बाई 20, 350 इंटू 7 किलोमीटर, मतलब ये कितना हो गया? 1750। इतने दूर में काइनेमेटिक्स नहीं लगती, जी कांस्टेंट मानते क्या 1750 किलोमीटर पे? हाँ, 1-2 किलोमीटर में। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है? क्या करना है? एनर्जी से सॉल्व करना है, ये आगे आपको सिखाया जाएगा ग्रेविटेशन में। अभी हम चिंदी चिंदी सी बातें करते। कौन सी बातें? जब डिस्टेंस सर 20 मीटर है, डिस्टेंस 100 मीटर है, डिस्टेंस 50 मीटर है, और ज्यादा ही अति मचाना है तो डिस्टेंस 1000 मीटर है, प्लेन चल रहा है एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर्स, मतलब प्लेन उड़ रहा है। ठीक है? तो यहां से आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब देखो, एक ऑब्जेक्ट, हाँ 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 हाँ, एक ऑब्जेक्ट को, और हमको एक चीज सीधा सा सिद्धांत हमने मान लिया है कि भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगेगी, मानो या मत मानो, ये हकीकत है। ठीक है? अगर मैंने इसको यहां पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिया, तो इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? कम होगी? क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है सर। और अगर कभी भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी की रेट वो हर सेकंड में उतना मीटर पर सेकंड घटाता है। सही है ना? तो एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? 10। तो अब बचेगी कितनी? 90। अगले सेकंड में 80। तो कितने सेकंड लगेंगे इसको जीरो होने में? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हुई? 20 सेकंड। गलत बोला क्या? तो मतलब हमको एक चीज समझ में आना चाहिए, इफ वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, then
देन स्पीड डिक्रीजेस, इसको बोलते हैं डेक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन, है ना? डेक्सेलरेशन बोलते हैं, उसमें एक कहां है बे? ठीक है। और अगर वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन स्पीड इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए पुराने नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है? और हर एक कंसेप्ट कंफर्म सीख लेना, ठीक है? चलो बाय बाय।